नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमारी ये कोशिश है कि हम संपूर्ण भारत की बात करें, हम अनेकता में एकता की बात करें और इसी क्रम में आज हम एक नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हम कला, इस देश की कला, संस्कृति और यहाँ के खान पान, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की विरासत और यहाँ की वास्तुकला के बारे में भी जानते हैं। तो अगर बात वास्तुकला की जाए तो कहा जाता है कि ये हर कलाओं की जननी है। तो ऐसे में इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद ही ख़ास मेहमान। तो आइए जल्दी से हम आपका परिचय उनसे करा दें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं हेरिटेज सोसाइटी पटना से। साथ ही सर चेयर प्रोफेसर हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी वैशाली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि वास्तुकला क्या है। एक साधारण इंसान वास्तुकला को कैसे समझ सकता है? जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि वास्तुकला हर कला की जननी है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वास्तुकला क्या है। आम बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए, समझा जाए, तो वास्तुकला कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है। जैसे हम सभी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, भवन बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे प्राचीनतम अवशेष जो हमें वास्तुकला का मिलता है, जिसको मोनूमेंट भी कहा जाता है, राजगीर में आप देखेंगे साइक्लोपियन वॉल बने हुए हैं और राजगीर पहाड़ी के चारों तरफ ऊपर में कई किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो भारत का अगर देखा जाए तो राजगीर की वास्तुकला जो है, राजगीर का जो मोनूमेंट है, उसका भारत की वास्तुकला में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको बिहार का सबसे प्राचीनतम भी कहा जाता है। यह तो होगी पहाड़ी के ऊपर बने हुए उस बाउंड्री को हम लोग वास्तुकला की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में कई तरह के स्मारक वैसे बने हुए हैं जो अलग अलग धर्मों से भी संबंधित हैं, बहुत सारे वैसे हैं जो धर्मों से संबंधित नहीं है, जिसका कि सोशल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं तो नालंदा का विश्वविद्यालय उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसको विश्व में एक अलग स्थान मिला है। साथ ही साथ कई सारे मंदिर हमारे यहाँ मिलते हैं जो कई धर्मों से संबंधित है। बौद्ध धर्म का अलग अलग मंदिर मिलता है, जैसे नालंदा महाविहार के कैंपस में ही बौद्ध धर्म के मंदिर भी बने हुए थे। साथ ही साथ हिंदू धर्म के भी बहुत सारे मंदिर पूरे बिहार में बने हुए हैं। अलग अलग उस धर्म में अलग अलग देवता से भी संबंधित मंदिर बने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो वास्तुकला सिर्फ हमारा एक धार्मिक केंद्र ही ना होकर एक शैक्षणिक केंद्र भी था और समाज का एक बहुत बड़ा अंग था, और इसको पहचानना बहुत आसान है। उसको भवनों को, इसकी इमारत को देख के हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यहाँ हम हमारे दर्शकों के लिए और अपनी जानकारी के लिए भी आपसे ये समझना चाहते हैं कि वास्तुकला क्या एक विज्ञान है या कला है, और वास्तुकला का जो पूरा विस्तार है वो कब से नज़र आता है जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है। पूरे भारतवर्ष की बात अगर हम करते हैं तो वास्तुकला हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस समय से भारतीय उपमहाद्वीप में ही, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला वास्तुकला का अवशेष हमें वहाँ मिलता है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, अगर इंडिया की बात करते हैं तो लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया। तो इन सभी जगहों पर हमें वास्तुकला का अच्छा अवशेष मिलता है। इसमें अच्छे अच्छे भवन बने होते थे। भवन उस अलग अलग लोगों से संबंधित भी थे। साथ ही साथ बड़े बड़े स्नानागार बने हुए होते थे, जिसमें लोग कम्युनिटी स्नान करते थे। साथ ही साथ जलाशय बने होते थे। आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा कि धौलावीरा गुजरात में एक जगह है जहाँ पे रॉककट जलाशय बनाया गया था, रॉककट रिजर्वायर बनाया गया था, जिसमें पानी को इकट्ठा करने का। तो हम लोग एक स्थापत्य कला में, मोनूमेंट में, हम लोग इस बात को यह समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ सुपर स्ट्रक्चर होती है, ज़मीन से ऊपर उठी हुई चीज़ होती है, सिर्फ वही मोनूमेंट नहीं होता है, ज़मीन से नीचे वाली चीज़ भी मोनूमेंट है। जैसे जलाशय से हम अंदर खोद के बनाते हैं, वह रॉककट भी हो सकता है, वह स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि रॉककट क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, तो रॉककट उसको कहेंगे जब उसको चट्टान को खोद करके हमें कुछ आकृति स्ट्रक्चर बनाया गया जो मोनूमेंट का रूप धारण कर रहा है, वह रॉककट हो गया। स्ट्रक्चरल हो गया
ईंट की संरचना से जोड़ जोड़कर एक एक ईंट जोड़कर, चाहे वह मिट्टी का ईंट हो चाहे पत्थर का ईंट हो, उसको जोड़ जोड़ के जब बनाते हैं तो वह स्ट्रक्चरल मोनूमेंट हो गया। सर, हमने ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें अभी समझी, लेकिन अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कैसा है? यहाँ की शैली किस तरीके की नज़र आती है? किस तरीके का स्टाइल जो है वो यहाँ नज़र आता है बिहार में? हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र बिहार था। लंबे समय तक बिहार एक केंद्र रहा। उस समय आपको मालूम होगा कि मौर्य काल यहाँ का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, जो अफ़गानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह के एरिया पे भी उनका शासन चलता था, जिसका केंद्र यही हमारा पाटलिपुत्र था। तो उस काल में, मौर्य काल में, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला केव बनाया गया। जैसे आज भी हम लोग बराबर नागार्जुनी की गुफाओं में, जहानाबाद ज़िले में जो स्थित है, उसको हम लोग देख सकते थे। 7 गुफाओं का निर्माण किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में बना हुआ वह केव, उसी केव से इंस्पायर होकर बाद के कालों में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, जितने भी केव आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, इसका फ़ोटो देखते हैं अलग अलग जगहों पर, तो आपको जैसे ही गुफा का नाम सुनने को आता है, सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में मानस पटल पर यह छवि उभर के आती है कि यह तो अजंता का होगा, एलिफेंटा का होगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि बिहार ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला केव दिया। अगर कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के गुफाओं का जनक बिहार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं और अब तक इस कार्यक्रम को देखते हुए वो जान चुके होंगे कि यहाँ हर राज्य की दूसरे राज्य के साथ जोड़ी बनाई गई है, यानी राज्यों को युग्मित किया गया है। तो बिहार जो है उसकी जोड़ी बनाई गई है त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। तो अगर स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी भिन्नताएं नज़र आती हैं या कौन सी समानताएं नज़र आती हैं, जब अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो? बहुत सही। जैसा अब तक हम समझते रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जितने भी राज्य हैं, उनको हम लोग इतिहास के पन्नों पर उनको एक अलग श्रेणी में हम लोग रखते गए हैं। इसका कारण भी है, क्योंकि भारत का मेन भूभाग का जो क्षेत्र है, वहाँ जो जिन राजवंशों ने शासन किया, वैसा हमेशा संभव नहीं हो पाया कि उसी राजवंश के लोग उन क्षेत्रों में भी शासन किए हों, क्योंकि उनका एक ज्योग्राफिकल बनावट जो है वह एक अलग तरह का है। और भारतीय भूभाग पर हम देखते हैं तो प्राचीन काल से कुछ ऐसा अवशेष मिलता है जिसकी एक दूसरे से साम्यता हम लोग देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटी की जब बात करते हैं, पुरावशेष की जब हम बात करते हैं, तो स्टोन एज कल्चर में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी और मानव जब अपना औजार बनाना शुरू किया था, पत्थर के औजार बनाते थे, तो उनका एक हैंडेक्स होता था, एक क्लीवर होता था, चॉपिंग होता था, टूल होता था अलग अलग तरह का। तो इस तरह की कलाकृति जो बनती थी वह मोर और लेस एक समान की बनती थी। जैसा हमारा मिडिल गंगा प्लेन में बन रहा है, जैसा हमारा बिहार में बन रहा है, बिहार के पहाड़ियों में जहाँ जहाँ पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, चाहे मुंगेर में मिले, राजगीर की पहाड़ी में मिले, रोहतास वाले क्षेत्र में मिले, तो गया की तराई में जो मिलता है, तो बिल्कुल वैसा ही अवशेष हमें चाहे त्रिपुरा में हो, मिजोरम में हो, उन क्षेत्रों में भी हमें वह आर्ट के फॉर्म मिलते हैं। लेकिन बाद के कालों में जब हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हुआ तो स्ट्रक्चर, जैसे टेंपल का स्ट्रक्चर यहाँ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंपल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि वह पहाड़ी नुमा क्षेत्र है। ये हमारे यहाँ मंदिर की बनावट जो होती है और वहाँ बारिश अधिक होती है, तो उस बारिश से बचने के लिए उनका जो ऊपर टॉप का पार्ट था उनको अलग तरह का रूप दिया जाता था। लेकिन फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर का, भित्ति तक का, वाल तक का पार्ट था, बिल्कुल समान था। चाहे वो जैसे बिहार में मंदिर बन रहे हो, चाहे सेकुलर स्ट्रक्चर बन रहा हो, चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहा हो, त्रिपुरा और मिजोरम में भी बिल्कुल वैसा ही बन रहा था। लेकिन टॉप का पार्ट था वह थोड़ा अलग था, उसमें भिन्नता थी, क्योंकि उनकी उस क्षेत्र की अपनी अलग बनावट थी, अपनी अलग बसावट के साक्ष्य देखने को मिल रहे, उसी के आधार पर ऐसा था। लेकिन मोर और लेस बहुत ज़्यादा साम्यता देखने को मिलती है। सर, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ की वास्तुकला में, यानी त्रिपुरा और मिजोरम की वास्तुकला में कहीं बांस का कुछ नज़र आता है क्या, या बांस या उससे जुड़ी और चीज़ों का? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वास्तुकला पर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कोई असर भी पड़ता है क्या? बहुत ही सुंदर विषय और रोचक विषय आपने अभी पूछा है, जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और लगातार मैं इस विषय पर शोध भी करता रहता हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति
कि जो अपनी गाथा है, अपनी परंपरा है, उसी से ओत-प्रोत, उसी से मिली-जुली सभ्य स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, सेकुलर स्ट्रक्चर हो, धार्मिक स्ट्रक्चर हो या जो धर्म से संबंधित नहीं हो, शैक्षणिक हो या रहन सहन का स्ट्रक्चर बनाया गया हो, तो उसका प्रभाव तो हमेशा रहेगा, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर हमारे समाज में बन रहा है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग कालखंडों में साहित्य लिखे गए, टेक्स्ट लिखे गए और टेक्स्ट से आधार बना के उस वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। तो जैसा हमें यहाँ मिलता है, बिहार में मिलता है और जो त्रिपुरा मिजोरम में मिलता है, तो उसमें हमको साम्यता बहुत कुछ देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि त्रिपुरा मिजोरम का इम्पैक्ट जो बांस वाला पार्ट है कि उधर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है, जंगल बहुत ज़्यादा उधर है, उसमें बांस की कलाकृतियों के अवशेष बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसा हमारा बिहार में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हमारा मिडिल गंगा प्लेन है, यहाँ हमारा रॉक बहुत कम है, न के बराबर है, सॉइल ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रक्चरल एक्टिविटी हमारा यहाँ ज़्यादा मिलता है। ईंट को निर्माण करके स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, स्थापत्य बनाए जाते थे, लेकिन वहाँ बांस की कलाकृतियों का विशेष महत्व है, जो इस मामले में अगर देखा जाए तो वह वहाँ की यूनिकनेस है, वहाँ की यह खासियत है। बांस में हमको मोनूमेंट भी बनाए जाते थे, बांस में वहाँ की आर्ट क्राफ्ट भी बनते हैं, जो आज भी काफ़ी प्रचलित है। सर, अभी आप बात कर रहे थे त्रिपुरा और मिजोरम की यूनिकनेस की। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की क्या यूनिकनेस है और स्थानीय उपकरणों का कितना इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और वास्तुकला में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है? बहुत अच्छा। जैसा हम सभी जानते हैं कि जैसे हम धरोहर का नाम लेते हैं, विरासत का नाम लेते हैं, तो देश में जहाँ कहीं भी लोग बैठा रहे उसका एकाएक ध्यान खींचा चला जाता है बिहार की तरफ। सभी जानते हैं कि बिहार में चप्पे चप्पे पे धरोहर है। अगर यह हम अपना अनुभव आपके पास साझा करें तो पिछले कई सालों से जब बिहार में हम काम कर रहे हैं तो यह जानकर हमारे दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि बिहार में लगभग 6000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पॉट्स हैं। सिर्फ आर्कियोलॉजी की बात करता हूँ मैं। अगर धरोहर देखा जाए तो बहुत व्यापक शब्द है। उन प्राचीन अवशेष, मतलब आप समझ रहे हैं कि बिहार में जितने गांव हैं उन गांव में लगभग ऐसा कहा जाए कि लगभग हर पंचायत में आपको एक धरोहर स्थल मिल जाएगा, एक हेरिटेज विलेज मिल जाएगा, एक धरोहर का गांव मिल जाएगा। तो यही हमारी यूएसपी है। और सबसे बड़ी बात है कि 6th सेंचुरी BC में जो पूरे भारतीय महाद्वीप में एक मृदभांड चलता था, मृदभांड परंपरा था, मिट्टी के बर्तन की परंपरा था, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह सब जगह मिल रहा है, बांग्लादेश में भी मिल रहा है। और उसका न्यूक्लियस हमारा मगध था, हमारा बिहार का पार्ट था, क्योंकि बिहार में लगभग हर पंचायत में एक गांव आपको वैसा मिल जाएगा जहां उस कालखंड के 6th सेंचुरी BC के, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले के अवशेष उस गांव में है। तो यह उसकी सबसे बड़ी खासियत है, यह उसकी यूनिकनेस है। और अभी मैंने साझा किया, आपको बताया कि बिहार कई दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारतीय कला में बिहार की देन की बात करते हैं तो स्थापत्य कला में भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग बराबर नागार्जुनी की गुफा का नाम दी, उसके बाद कई सारे साइक्लोपियन वाल की बात की, राजगीर की बात की। मूर्ति कला में बिहार के योगदान को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि मौर्य काल में दीदारगंज यक्षिणी बनाने की परंपरा यहीं शुरू हुई और यहीं बनी, और यह विश्व का एक लौता उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अशोक ने जितने स्तंभ बनाए और देश के अलग अलग हिस्सों में उसको, अगर देश के बाहर भी कहा जाए, वहाँ भी स्थापित किया, तो यह सेंटर बिहार से ही वह अलग अलग जगहों पे गया। साथ ही साथ बिहार की अपनी एक खासियत है कि बिहार ने सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं दिया, बिहार ने हॉस्पिटल तक भी प्राचीन काल में दिया था। शायद आपको सुन रहे होंगे तो आश्चर्य लग रहा होगा कि प्राचीन काल में बिहार ने हॉस्पिटल कैसे दिया। तो यही कुम्हरार की खुदाई हुई थी, जो पटना के केंद्र में कुम्हरार स्थित है। वहाँ पर गुप्त काल में आरोग्य विहार बना हुआ था, मोनास्टिक कम हॉस्पिटल था, बौद्ध भिक्षुओं का एक हॉस्पिटल हुआ करता था, बिहार हुआ करता था। इसकी पहचान कैसे की गई? क्योंकि खुदाई के क्रम में वहाँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और संस्कृत भाषा में मिले हुए एक लेख मिला था, एक सीलिंग मिला था, जिसको उसके के आधार पर उसमें लिखा हुआ था श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघस्य, और उसी के साथ एक मिट्टी के टुकड़े पर लिखा हुआ था धन्वंतरी।
मतलब हम सभी जानते हैं धन्वंतरी बहुत बड़े वैद्य थे गुप्त काल में, तो गुप्त काल से संबंधित यह आरोग्य विहार था, हॉस्पिटल भी बिहार की देन है। बड़ी अच्छी जानकारी सर आपने हमें दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे इससे। अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ स्तूपों का एक गढ़ मिलता है। अगर आप बिहार की खासियत माने तो यहाँ स्तूप, विहार, या अभी आप बराबर की गुफाओं की भी बात कर रहे थे, कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ खास कोई शैली इसमें नज़र आ रही है, या स्तूपों का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके का है यहाँ पर? हमारे दर्शकों को लगेगा मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार हर मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया है, भारतीय कला में, स्थापत्य कला में भी। तो जहाँ तक स्तूप की बात आपने की, तो स्तूप में भी बिहार का एक अलग स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में स्तूप मिट्टी के बनते थे। एक थूहा, एक आकार दे दिया जाता था, अंडाकार आकार दे दिया जाता था। लेकिन बाद के कालों में जब अशोक आया तो उनको स्ट्रक्चर दिया, ईंट की संरचना से उसको सुशोभित करना शुरू कर दिया। फिर और बाद में हम लोग देखते हैं तो ईंट की संरचना के बाद बाहर में कलाकृति भी बनानी शुरू कर दी। तो इसका अवशेष बिहार में कई जगहों पर मिलता है। बिहार का सबसे प्राचीनतम स्तूप की बात करें तो हमें वैदिक बरियल्स मिलते हैं। वैदिक काल में बिहार में बनता था। लौरिया नंदनगढ़ वाला एरिया है बिहार का सबसे, आप उत्तर साइड में, पश्चिम साइड में चले जाएंगे तो वह एरिया में, चंपारण वाला एरिया में लौरिया नंदनगढ़ है। वहाँ सीरीज में आपको बरियल्स मिलेंगे, वैदिक स्तूप मिलेंगे। और यह सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि स्तूप तो हम लोग कहते हैं तो स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, तो वैदिक काल में कैसे स्तूप मिलता है? लेकिन हाँ, वैदिक काल में सबसे पहले उस तरह की आकृति बनाई जाती थी। बाद में इसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने इसको अधिक प्रसारित किया। तो बौद्ध काल से इससे संबंधित बौद्ध में जितने भी स्ट्रक्चर बने उसमें स्तूप का एक अलग महत्व स्थान होने लगा। क्योंकि इसका कारण भी है, क्योंकि बुद्ध का जब निधन हुआ था तो उनके अस्थि अवशेषों के ऊपर अलग अलग स्तूप बनाए गए थे। उसी स्तूप में एक वैशाली के कोल्हुआ वाला जो जगह है वहाँ उसकी खुदाई हुई थी। वहाँ पे बुद्ध का अस्थि अवशेष मिला था, रेलिक कास्केट मिला था, जो आज भी आपको पटना संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। तो उसकी खुदाई करने के बाद वह रेलिक कास्केट मिला था। और ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी लोक परंपरा में हैं। बौद्ध धर्म के अलग अलग विद्वान भी इस बात की चर्चा करते हैं कि उन रेलिक बौद्ध के स्तूप को खुदाई करके अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। यह सुन के असर लग रहा होगा कि उन महत्वपूर्ण अवशेषों की खुदाई करके स्तूप में उनके अवशेष के, बुद्ध के अवशेष को निकाल के उन अवशेषों को 84,000 स्तूपों में डाला गया था। तो सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा स्तूप बिहार में और बिहार के बाहर अशोक ने बनवाने का काम किया होगा। और बिहार इस मामले में भी काफ़ी एकलौता उदाहरण है कि बिहार में केसरिया में बहुत बड़ा स्तूप है जो विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। तो बिहार हम लोग देखते हैं कि स्तूप की आकृति का हम लोग वैदिक काल से लेके अर्ली मिडाइवल पीरियड तक का स्तूप मिला, पाल काल तक स्तूप बनता रहा है बिहार में। सर, जैसा कि अभी आपने स्तूपों की चर्चा की, केसरिया स्तूप और लौरिया नंदनगढ़ की चर्चा की, बड़ा ही ख़ास और अनूठा है हमारा बिहार इस मामले में अगर हम देखें तो। लेकिन जब बात होती है मॉडर्न आर्किटेक्चर की, तो क्या मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी कुछ जो पुरानी जो स्टाइल्स थी या जो खूबियाँ थीं या जो तरीके थे उसको बनाने के, क्या वो अभी भी नज़र आते हैं? मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी बिहार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भी आप पटना संग्रहालय देखने जाएंगे तो उसकी आर्किटेक्चर को आप देखेंगे, उसके स्थापत्य कला को देखेंगे तो इंडो सासनिक शैली में वो बना हुआ है। हम देखते हैं कि जैसे भारत में हमारे जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में रूल किए अलग अलग कालखंड में, उनका जाहिर सी बात है वे अपने यहाँ से शैली भी कुछ लेके आए थे, उनका भी प्रभाव हुआ। तो इंडो और ब्रिटिशर्स, चाहे इंडो डच हो गए, इंडो फ्रेंच हो गए, इंडो डेनमार्क हो गए, तो इन सभी का मिश्रण भी हमें स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। और बिहार में कई सारी हवेलियाँ बनी थी। उन हवेलियों में आप देखेंगे स्तंभ तो किसी कालखंड का उन विदेशियों के स्तंभ जो पिलर बनाए जाते थे, पिलर का अवशेष देखने को मिलता है। उनके आर्ट फॉर्म्स, उनके मोटिव्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उनके गुंबद वगैरह देखने को मिलते हैं, रेलिंग देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ आप जानते होंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर बनता था तो उसके साथ एक लॉन बनाने की परंपरा नहीं थी। प्राचीन काल से हम अपने स्ट्रक्चर में बाग लगाते थे, बगीचा लगाते थे, जिसको बाग नहीं वाटिका कहा जाता था।
अगर संस्कृत की भाषा में कहे तो वाटिका लगाते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग आए तो लॉन परंपरा का यहाँ पे शुरुआत हुआ, और उनके लॉन को हम लोग स्ट्रक्चर से अलग नहीं बांट सकते हैं। वह उसका एक देखा जाए लैंडस्केप में स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं, मोनूमेंट स्टडी करते हैं, तो लैंडस्केप का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी खूबसूरती उसकी लैंडस्केप पे होती है। अगर कोई मोनूमेंट, कोई स्थापत्य जो है बगीचा के बीच में है, वाटिका के बीच में है, तो उसकी खूबसूरती एक अलग दिखेगी, और वही मोनूमेंट को अगर हम लोग लॉन के बीच में रखेंगे तो उसकी खूबसूरती अलग दिखेगी। तो बिहार में भी अलग अलग जगहों पर, चाहे अलग अलग रजवाड़े जो बिहार के अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी हवेलियों को उस तरह से बनाई, और ब्रिटिशर्स भी जहाँ जहाँ उनका पॉलिटिकल सेंटर्स था, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे थे, उनको भी हमको देखने को मिलता है। आप देखेंगे गंगा किनारे में, आप जैसे आप गांधी मैदान की साइड से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे तो दाहिने साइड में गंगा के दाहिने तट पर कई सारी इमारत मिलेगी जो अलग अलग शासनकाल में, चाहे अंग्रेज़ के शासनकाल में, फ्रेंच के शासनकाल में, डच के शासनकाल में बनाए जाते हैं। उसी टाइम पीरियड में बिहार में गोलघर बना। गोलघर देखते हैं किसी एक अलग स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यह एक अलग तरह का है, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्तूप से इंस्पायर्ड होकर इसको बनाया गया था, लेकिन स्तूप में हम लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। स्तूप एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसी शैली से इंस्पायर्ड होकर ब्रिटिशर्स ने उसको अंदर से खोखला बनाया, हॉलो बनाया, जो उसका उद्देश्य अलग था, क्योंकि वो उसको अन्न रखने के लिए बनाया गया था। क्योंकि बिहार में उसमें भीषण बाढ़ हुआ था, अकाल पड़ा था। अकाल के कारण अनाजों को रखने के लिए हमको वहाँ पर एक अन्नागार बनाने जाने की बात चल रही थी, तो उसको स्तूप के आकार का अन्नागार बनाया। इस तरह से देखते हैं तो बिहार में वर्तमान समय में भी स्थापत्य कला के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। सर, अभी आप हवेलियों का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ की स्थापत्य कला कितनी खूबसूरत रही है, और जो बाहर से जो लोग आए उन्होंने भी उसमें कुछ जोड़ा। लेकिन अभी हालिया समय में जो सभ्यता द्वार बना है, हम उस पर भी चाहेंगे कि आप हमें कुछ बताएं। बहुत अच्छा। वर्तमान जो सरकार के द्वारा बिहार के अलग अलग जगहों पर एक अलग तरह की मोनूमेंट की स्थापना की जा रही है, ताकि आने वाले समय में हमारे युवा इंस्पायर हो अपनी धरोहर से। हम सभी जानते हैं कि पटना सिटी जब बना हुआ था तो उसको पटना सिटी में उसको प्रवेश करने के लिए अलग अलग जगहों पर दरवाज़ा लगे हुए थे। आज भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं पश्चिम दरवाज़ा है, तो इसका मतलब है प्राचीन पटना को एक सुरक्षित करने के लिए अलग अलग दरवाज़ा बनाए गए थे। वह तो पश्चिम दरवाज़ा बाद में बना है, लेकिन प्राचीन काल में जब मेगास्थनीज आता है बिहार में, जब अध्ययन करने के लिए आता है, तो वह कहता है कि पाटलिपुत्र पूरा उसकी किलेबंदी की गई थी, उसका फोर्टिफिकेशन वाल था। और यह जानकर आश्चर्य हो गए, वुडन फोर्टिफिकेशन वाल, मिट्टी के मतलब लकड़ी के बने हुए उसका फोर्टिफिकेशन वाल था उस समय। तो इसी से इंस्पायर होकर हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार ने एक सभ्यता द्वार बनाया कि ऐसा लगे कि द्वार परंपरा की जो बिहार की अपनी पहचान रही है अलग अलग कालखंडों में, मौर्य काल से लेके अलग अलग जगहों पर, तो आधुनिक स्वरूप में भी हमारी युवा अपनी विरासत से अटैच महसूस करें, उनको लगे कि यह परंपरा अभी भी कायम है। इसीलिए उन्होंने सभ्यता द्वार बनाया, और उसके ऊपर जो लेख लिखवाए गए हैं वह अशोक के इंस्क्रिप्शन से इंस्पायर्ड होकर संदेश को वहाँ लिखवाया गया है, कि ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए उसके प्रति, उस सभ्यता द्वार के प्रति। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि वो अपनी वास्तुकला को लेकर, अपनी धरोहर को लेकर अब एक और अच्छी समझ जो है वो बना पाए होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज के इस अंक में हमने वास्तुकला के बारे में जाना और समझा कि बिहार कितना अनोखा और कितना अनूठा है। जैसे हर मामलों में है, उसी तरह वास्तुकला के भी मामले में है। अगर बात की जाए अपने 24 घंटे की, हर व्यक्ति के दिन के 24 घंटे में से वो 80% वक्त जो है वो किसी न किसी भवन में ही गुजारता है, यानी वो किसी न किसी वास्तु का ही एक पार्ट होता है। इस विषय पर आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।